नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आपको खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब से बातचीत का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे इनके साथ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मतलब जो है वो मिर्ज़ा साहब को जो है वो उनकी ख्यालात उनकी कारकर्दगी के हवाले से इनसे हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जी मिर्ज़ा साहब। जी बिस्मिल्लाह। ये आप बताएं कि आपने ये कहा है कि एक पुरानी गाड़ी है, एक पुरानी गाड़ी को इन्होंने साबका गवर्नमेंट ने दे दिया कि अभी इसको आप चला के दिखाएं, उसका जो ठीक ही नहीं है, आरशा है उसकी ख़राब है, तो अभी जो ठीक करने वाले हैं वो भी पुराने आ गए हैं। अगर मिर्ज़ा साहब ये ऐसा होता कि इमरान खान की टीम ये ना होती, टीम चेंज होती, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो प्रोपेगेंडे फिर भी होने थे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें फ़र्क है जी मेशा जी, आपकी बात में और उस बात में बड़ा फ़र्क है। एक आड़ती है वो कहता है यार मेरे टोकरे में सेब हैं, मैं ये बेचना चाहता हूँ, अब वो लोगों को सेब बेच देता है। जब लोग टोकरा खोल के आगे बेर होते हैं तो वो तो बेचने वाले पर ऑफर आएगा ना। अगर वो उसमें से सेब निकलते तो कैसे इतराज़ करते? लोग कहते, खरीदने वाले कहते नहीं जी हमने सेब खरीदे हैं। लोग खुद डिफेंड करते इमरान खान को। इमरान खान को चाहिए ये था कि इमरान खान अपने दरियाती लोगों को टिकट देता। पहली बात तो ये है कि मैं आप जेल की मिसाल देता हूँ कि हमने यानी 67 में इतना काम कर दिया था, कोई भी उम्मीदवार होता PTI का वो इलेक्शन जीतता। ये फवाद साहब कोई कमाली, फवाद साहब तो मुश्किल से जीतते हैं। इन्होंने 100 सरबाजियाँ की हैं, 18 बंदों को तो इन्होंने एडवाइजर पंजाब का बना दिया, 20 बंदों को इन्होंने MP का उम्मीदवार बनाया, फिर ये MP और MLA की सीट दोनों पर लड़े। अगर 8 सीट पर लड़ते तो ये बुरी तरह हार जाते। इन्होंने तो बड़ी नौसरबाजी से इलेक्शन जीता है ना, जैसे वो जिंदगी के बारे में बाकी मामलात में नौसरबाजी करते हैं, ऐसे ही उन्होंने इलेक्शन में भी की और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मगर ना अगर PTI का जेन्युइन कोई भी बंदा होता, मैं ही नहीं कोई भी बंदा PTI का होता, वो इलेक्शन जीतता। इतना काम हमने किया था और इमरान खान को चाहिए था कि अपने जेन्युइन बंदों को लाते। पहली तो बात यह कि कौम ने उन्हें जो इलेक्ट करना था, क्योंकि ये उन्होंने जो टेबल में लाए उनमें से 80% तो हार गए थे। और लाने के बाद अगर इनको मेजॉरिटी ना मिलती, ये कहते कि जनाब मैं अपोजिशन में बैठूंगा, मैं नहीं इक़्तिदार में बैठता कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है। इन्होंने 1 महीने नहीं चलने देना था उन 2 नंबरियों को। और उसके अलावा क्या होता, ज़्यादा क्या होता, दोबारा असेंबली टूट जाती और वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आता। जब 2/3 मेजॉरिटी ले आता, अपने नजरियात को इम्प्लीमेंट करता, अपने दोस्तों को बुला के पहले दिन कह देता कि यार उन चोरों डाकुओं के बदमाश नौसरबाजों के मुकाबले में हम लोग आए हैं, अवाम ने हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जो तुम में से 2 नंबरी करेगा ना, मैं सबसे पहले उसको टांग दूंगा। तो देखता ही सबको तब्दीली आ जाती। इमरान खान ने अपनी सलाहियतों को एक बात आपको मैं ये बताऊं कि लास्ट टाइम पिछले दिनों में फयाजुल हसन चौहान को जो है वो ओहदे से हटाया गया है। जिस दिन उनको ओहदे से हटाया गया है वो बैठ गया मीडिया के सामने जनाब वो करने के लिए कि हम वो फलाना ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है। तो इस किस्म के अगर बंदों को वो इस सिचुएशन में अगर वो पीछे खींच देते हैं, ओहदे से हटा देते हैं, वजारत छीन लेते हैं, तो वो खुद जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे करने लगे, उसमें फिर इमरान खान क्या करेगा? भाई बात ये है ना कि जब आप 2 नंबर को और 1 नंबर को मिक्सअप करेंगे, 2 नंबर को आप अहमियत देंगे तो 1 नंबर वालों को गुस्सा तो आएगा ना। फिर वो भी वही तरीके इख्तियार करेंगे, जैसे 2 नंबर वाले ब्लैकमेल करें ऐसे 1 नंबर वाले करें। सारी टीम ही अगर 1 नंबर होती तो उनके दरमियान कंपटीशन ब्लैकमेलिंग करना होता, करप्शन करना होता, माल बनाने का ना होता। उनके दरमियान कंपटीशन होता कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने असूलों और अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी हमारे जो CM पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब है, उस्मान बुज़दार साहब हैं, आप उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? वो कैसे हैं, उनका काम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा जा रहा है, सियासत के हवाले से कैसा जा रहा है, और इलाके में अपना जो उन्होंने काम के हवाले से उनकी क्या कारकर्दगी है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? बात तो ये है कि जिन कारकर्दगी मियाँ जो शहबाज शरीफ की बड़ी बात कहते हैं जी, वो पंजाब के बड़े ही मेमार थे। जो कुछ उसके दौर में हो रहा था वही हो रहा है। आज भी कब्जा ग्रुप की मौज लगी हुई है, आज भी डाकुओं चोरों नौसरबाजों की मौज लगी हुई है, आज भी पटवारी से लेकर DC तक करप्ट लोग लगे हुए हैं, आज भी एक जनाब छोटे सियासी कारकुन से लेकर वफाकी वजीर तक जो है वो माल बना रहे हैं। तो कौन सी इसमें बुज़दार के इसमें कौन सा कसूर है? बुज़दार को बल्कि मैं क्रेडिट देता हूँ कि वो ठीक जा रहा है, इसलिए कि बुज़दार के होते हुए इमरान खान को पंजाब में खतरा कोई नहीं है। वगैरह जिस तरह की इनकी अक्सरियत नहीं थी, अगर इसकी जगह किसी होशियार बंदे को बिठा देते, आप लोग कहते हैं परवेज़ इलाही को बना दें, परवेज़ इलाही को एक दिन बनाए वजीर
वज़ीर आला, वो दूसरे दिन वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश शुरू कर देगा। ठीक कर रहे हैं जो कि इमरान खान कर रहे हैं, बुज़दार को आगे चलना चाहिए। हाँ, बुज़दार साहब को ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप जो DC और अपने SP लगा के भेजते हैं कि ये वहाँ 2 नंबरियों के मुकाबले में मुझे मजबूत करेंगे, वो उनके साथ मिल जाते हैं, मिलके उनके साथ माल बनाना शुरू कर देते हैं। उन पर भी अपना चेक रखें कि ये लोग जब आते हैं तो जो 2 नंबर बैठे हैं ना आपकी पार्टी में इक़्तिदार में, वो उनके साथ मिल के माल बनाना शुरू कर देते हैं। आप चेक करें ना कि आपने भेजे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है वहाँ जनाब। नहीं, इसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे हमारी जो इंतजामिया ज़िला जेलम किया है, इधर तो किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ये कल इन्होंने खान मुनीर का तबादला कर दिया, उसके खिलाफ भी कोई पेटिशन दायर हुई थी, किसी कब्जे का वो बात चल रही थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने इधर से फौरी तौर पे। इससे पहले इन्होंने कितने मतलब है कोई भी ऐसा आता है, ये इससे पहले DPO साहब थे उनको तबादला किया है, DC साहब को तबादला किया है, नए आ गए हैं। लेकिन करप्शन जो है वो निचले लेवल से होके ऊपर तक जा रही है। ठीक है, इसका सदेबाब आप कैसे समझते हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए शाह जी, अंदाज सलादीन मुल्क में लोग अपने रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चलते हैं। जब आपके वफाकी वजीर, आपके MNA, आपके MP माल बनाने पर लगे हों तो आप DC SP को रोक सकते हैं। जब DC SP माल बनाने पाएंगे तो क्या आप नीचे थानेदारों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को रोक सकते हैं? और ये तो सारी ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मुनीर को तब्दील कर दिया, जो मुनीर को तब्दील तो करप्शन की बात पर किया है, वो किसी बड़े आदमी की बात नहीं मानी होगी या उसकी मर्जी के मुताबिक कोई फैसला नहीं किया होगा। यहाँ सारे तो लोग वो लगे हुए। अब मैं पिछला DPO और एक सब इंस्पेक्टर के दरमियान मुकाबला था। वो DPO जो है ना उसका तबादला कर दिया गया कि उसने कि एक वो कहता था कि ये नलायक और नायल और करप्ट सब इंस्पेक्टर है, मैं इसको जो है ना SHO नहीं लगाता, तो DPO को तब्दील कर दिया गया। अभी जो नए DPO साहब आए उन्होंने उसी करप्ट और उसी नायल, जो जिसको मैं नहीं कह रहा, उनके DPO ने लिख के भेज गए थे कि ये करप्ट भी है और नायल भी है, उसको SHO लगा दिया। अब किसको सच्चा माने? तो ये सारा कुछ ये हो रहा है, या पहले वाला DPO गलत है या मौजूदा DPO गलत है। अच्छा चले, ये भी ठीक है, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाली एक और अथॉरिटी भी है जिनका नाम गवर्नर पंजाब है, जो चौधरी सरवर साहब है। उनके बारे में आपके क्या ख्यालात है कि वो कैसी शख्सियत है? उन्होंने अपने काम के हवाले से पंजाब को कैसे वो चला रहे हैं? पहले आपने एक वक्त गुजारा है चौधरी अल्ताफ़ साहब के साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है। इनको आप क्या कैसे देखते हैं चौधरी सरवर साहब को? देखिए, चौधरी सरवर साहब मैं तो समझता हूँ कि बड़ी नफीस शख्सियत है और सियासत के हवाले से, समाजी ज़िंदगी के हवाले से, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बहुत सुलझी और बड़ी बेहतरीन शख्सियत है। और PTI में एक बड़ा नेक नामी में PTI में इजाफा करने के, मैं जिन लोगों का पंजाब हम नाम ले सकते हैं, चौधरी एजाज वगैरह और जनाब अपना ये चौधरी सरवर वगैरह, ये उन लोगों में वो शुमार होते हैं। तो चौधरी सरवर बड़े कीमती बंदे हैं, लेकिन चौधरी सरवर के पास आइन नहीं होता है, उनके पास इंतजामी होता तो नहीं है। या तो होता ना, मतलब अपना वदानी तर्ज हुकूमत, तो उसमें होता गवर्नर के पास पावर नहीं कोई है। वो तो ऐसे जैसे घर का एक बूढ़ा बुजुर्ग होता है, वो कह सकता है बच्चों ये काम करो, ये करो, ये करो, वो करो, वो उनको डांट डपट नहीं सकता ना। वो तो करना है वज़ीर आला ने, तो वज़ीर आला ने तो ब्लैकमेल होना है ना अपने। तो वज़ीर आला भी तो मिर्ज़ा साहब नहीं ना कर रहे, वो भी तो ये काम अगर वो करे तो ये हो नहीं सकता, सारा मसला सीधा हो जाए। वज़ीर आला साहब भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वज़ीर आला साहब कैसे कर लेंगे? उनको अक्सरियत उनकी है नहीं। पंजाब में जिनकी बैसाखी पर वो खड़े हैं, वो एक टेबल का ग्रुप साथ मिला था इनके साथ, उसके अलावा काफ लीग वाले हैं। ये इन लोगों की ब्लैकमेलिंग में वो है, उनकी मर्जी के मुताबिक सारा काम होता है। उनके पास यही ऐसे ही है जिससे किसी बंदे को आप उसके हाथ भी बांध दें, उसके मुंह को भी बांध दें और उसके जनाब पाँव को भी बांध दें और उसको कहें बॉक्सिंग करें। ऐसे ही जनाब इसके साथ हो रहा है, अपना गुरजदार के साथ ऐसे ही हो रहा है, इसके साथ अपना इमरान का साथ। गवर्नर पंजाब तो बेचारा मशवरे दे सकता है ना, फ़ोन ही कर सकता है ना क्या। अच्छा चलें, आपके अपने एक पर्सनल सवाल है कि आपने गुज़श्ता दिनों में आपने एक सेमिनार का इनेकाद किया था, लाइव चल रहा था प्रोग्राम आपका, उसमें आपने एक अदालत नुमा एक प्रोग्राम किया था जिसमें अवाम की अदालत या क्या नाम था, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उसका क्या मकसद था, वो क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह ये थी कि लोग मुझसे, आप जैसे लोग सवाल करते थे जी कि आपके ज़िले में जो लोग इक़्तिदार में रहे या इक़्तिदार में हैं, इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं।
और इन्होंने इनका किरदार सियासी कैसा है, ज़ाती किरदार तो किसी का वो जाने और उसका अल्लाह जाने, हमने सियासी नुक्ता नज़र से देना। तो मैं कहता था कि ये फ़लाँ आदमी नालायक है और फ़लाँ नायल है और फ़लाँ करप्ट आदमी है। तो जब ये बात करता था तो उनके जो है ना भौंके होते हैं, रखे होते हैं चमचे कड़चे, जो जिनको इन्होंने माल पानी कमाने पर लगाया होता है, इनके फ्रंट मैन होते हैं कि तुम दिहाड़ी लगाओ और हमारा भी सनार का लो खुद भी, वो आकर शाम को शो डाल देते थे फेसबुकों पर और यूट्यूब पर ग्रुपों में, और जी बाबा जी आप भी तो इक़्तिदार में रहे, आपने क्या किया है, आपने बड़ा माल बनाया जी, आप अमीर कैसे हुए। तो मैंने कहा यार पहले मेरा एहतसाब कर लो। तो फिर वो एक हमारा ग्रुप है अवामी आवाज़, तो वो अवाम की आवाज़ उसने बाकायदा एक डेट मुकर्रर की उस वक्त तक जिस चीज़ ने सवाल करने हैं उन्हें सवाल जमा करें। तो फिर वो मेज़बान मैं था, उसका सारा एहतमाम मैंने किया था मेरे गांव में दौलतपुर में डेरा बपरा में। तो वहाँ सारा ये नहीं हुआ था, बल्कि मैंने इस हद तक किया था कि एक सवाल आया और उन्होंने कहा कि ये सवाल भेजने वाला बंदा नहीं है, बोगस है, फेक है, लिहाजा सवाल को हम ड्रॉप करते हैं। मैंने कहा नहीं ये सवाल आगे मैं इसका जवाब दूंगा। तो मैंने एक एक सवाल का जवाब दिया था। मैंने साबित किया था कि मैं एक तो इक़्तिदार में कभी नहीं रहा, लेकिन मैं मेंबर ज़िला काउंसिल 3 बार रहा हूँ। मेरी बेगम, मेरी सिस्टर, मेरी मदर इन लॉ, मेरी भाभी, मेरी सास, ये मेरे ख़ानदान की बीबियाँ मेंबर ज़िला काउंसिल नहीं। तो हम इस आज तक इक़्तिदार में रहे। या पीपल पार्टी के में हमारा कोई ताल्लुक वास्ता था, मुख्तलिफ वहदों पर थे, तो जब कभी पीपल पार्टी की हुकूमत होती थी तो उसके अलावा मैं चौधरी अल्ताफ़ का ज़ाती दोस्त था, उस वाले से मैं उनके इक़्तिदार में भी मुझे अच्छा। तीसरी बात है कि फ़रीक अल्ताफ़ जब ज़िला नाज़िम था तो चूँकि उसके हाउस में 17 बंदे मेरे थे, तो मैं अपना 17 जब उसको वोट दे रहा था गैर मशरूत तौर पर, तो इतना तो मेरा हक बनता था कि उसके इक़्तिदार में मैं कम अज़ कम अपने इलाके में डेवलपमेंट करा लेता। उसके अलावा गवर्नर पंजाब आया, जनरल इकबाल थे, जनरल इकबाल पपरा सोहवाल से, वो मेरे कबीले के बड़े थे, तो वो उनकी शफकत थी मुझे कि मैं पपरा कबीले का छोटा आदमी और वो हमारे कबीले के सरदार हैं, तो वो मुझे इज़्ज़त देते थे। तो उनके दौर में भी मैंने अपने इलाके में डेवलपमेंट कराई। फिर मैंने साबित किया कि नौकरियों की बात हो, बिजलियों की बात हो, सड़कों की बात हो, स्कूलों की बात हो, कोई सी भी मतलब सियासत के हवाले से आप इस डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मेरा आज भी चैलेंज में इस बात पर कायम हूँ कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो लोग मेरे इलाके में इक़्तिदार में रहे हैं या हैं, वो अपने इक़्तिदार के साथ एवरेज निकालें। मेरी डेवलपमेंट से ज़्यादा है, मेरी इनफरादी खिदमतों से ज़्यादा है, और मैंने लोगों की खिदमत मैंने हज़ारों बंदों को तो नौकरियाँ लेकर दी हैं, और मैंने जो सड़कें बनवाई आज भी कायम है। ये नहीं है कि हमारे वफाकी वज़ीर साहब ने आज से 1 महीना पहले जो सड़कें बनाई हैं वो आज उनका वजूद ही कोई नहीं है, क्योंकि उसमें कमीशन खाया जाता है। मैं कमीशन नहीं खाता था, तो इसलिए था कि मैंने खुद एहतसाबी मेरी थी। फिर उसके बाद जो वो सवाल करते थे कि आपने किसी को कैसा पाया, तो जिसके बारे में सवाल करते थे मैं सच बोलता था। अब जब सारों के बारे में सवाल किए, सारों के बारे में मैंने सच बोल दिया, तो सारे चाँ करके मुझे पढ़ गए कि जी वो बाबा जी ने ज्यादती कर दी, बाबा जी ने ज्यादती कर दी। मैंने कहाँ ज्यादती की। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने कीमती वक्त में हम जो है वो हमें टाइम दिया है। नाज़रीन, आप मिर्ज़ा साहब की बातें सुन रहे थे। हम अपने प्रोग्राम मामला क्या है में आज फिर हमारी शख्सियत थी मिर्ज़ा महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब, सीनियर सियासतदान भी हैं, सियासी समाजी वर्कर भी हैं। इन्होंने जो अपने सारा जो शुरू से लेके अभी तक आपको सियासी सफ़र का जो उसके बारे में बताया आपने सुना है। हमें अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।